नेक्स्ट कड़ी में मैं आयुषी देवपुरा को है वो आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपनी इधर से आ जाए। आयुषी इस साइड से ना, वो अपनी सक्सेस स्टोरी है वो आप लोगों के साथ साझा है वो करे, किस तरीके से इस मुकाम को है वो हासिल किया आयुषी ने। आयुषी देवपुरा ने अपने यहाँ से मेंस का सारा कोर्स ले रखा था। मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी थी, मेंस के क्वेश्चन आंसर भी थे, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे, और जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग, ऑर्डर राइटिंग, सारा जो मेंस का कोर्स था वो ले रखा था। और उसके बाद आरजेएस इंटरव्यू की क्लासेस, मॉक, सारा जो है दिसंबर से लेके और सिलेक्शन तक जो है वो कंटिन्यूस जो भी हुआ इस क्लास के अंदर वो सब कुछ है वो लिया। और सरप्राइज़ के रूप में जब मेन एग्ज़ाम हो रहे थे उस समय मैं एग्ज़ाम हॉल पे वैसे ही स्टूडेंट से व्यू लेने गया था क्या क्या क्वेश्चन है वो, क्योंकि पेपर नहीं आता है इसमें, मेंस में प्रिंटेड है वो क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी के अंदर कॉपी में लिखने होते हैं आंसर, तो बहुत बाद में पता है वो चलता है। तो स्टूडेंट जब ताज़ा ताज़ा वो पेपर दे के आते हैं तो उनसे पूछ लेते हैं अपन भाई क्या क्या पूछा गया, तो उसे एक रफ आइडिया मिल जाता है कि हाँ पेपर का लेवल कैसा था। तो वहाँ इनके पापा से भी अब वो पहली बार मिलना हुआ, तो उन्होंने पहचान लिया मेरे को, क्योंकि वो भी कभी कभी देखते होंगे क्लास जब चल रही है वो उस समय, तो कि हमारी बिटिया भी है वो आपकी क्लास लेती है, नाम क्या है उनका, तो वो भीलवाड़ा से हम, तो मैंने कहा हाँ भीलवाड़ा से एक आयुषी देवपुरा है वो क्लास लेती है, हाँ उनका फादर हूँ मैं। फिर एग्ज़ाम दे के आई तो आयुषी भी मिली वहाँ, और उसके बाद फिर इंटरव्यू भी हुए और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह, और अल्टीमेटली अच्छी रैंक से है वो सेलेक्ट हुई। बहुत है वो खुशी और हर्ष का विषय आयुषी का वो इस मुकाम को हासिल करने के लिए जो है स्वागत और सम्मान है वो किया जाना चाहिए इस संस्थान की तरफ से, और एक गुलदस्ता भी है वो भेंट करके। अब मैं नेक्स्ट कड़ी में आयुषी को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको इस आरजेएस के एग्ज़ाम को क्रैक करने की जो सफलता की कहानी है वो आप लोगों के साथ शेयर है वो करें, किस तरीके से है वो इन्होंने तैयारी की, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह, और अल्टीमेटली है वो ये सफलता अर्जित की, और अच्छी रैंक से इनका है वो 23rd रैंक से है वो चयन हुआ है। या बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। आई वुड लाइक टू थैंक केडी सर कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छे से इतनी इमेंस गाइडेंस दी कि जिसकी वजह से मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है सर का। मेंस के टाइम से मैं सर से जुड़ी थी और मेंस की टेस्ट सीरीज़ ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अराउंड आई थिंक 42 पेपर्स थे जो मैंने कॉन्टीन्यूसली जैसे जैसे मेरा एक एक सब्जेक्ट होता गया देती गई थी मैं, और कुछ फुल पेपर्स भी थे जिसकी वजह से एंड में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। डे टू डे आप अगर डेली चीज़ कर लेते हैं तो बाद में बंडल अप नहीं होता है और उसी दिन का उसी दिन ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले आई थिंक मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि फर्स्टली मेरा हमेशा टाइम टेबल होता था एटलीस्ट 1 मंथ का या 2 मंथ का, जिसमें मैं खुद स्पेसिफिकली लिख लेती थी कि इस दिन मुझे इतने से इतने सेक्शंस करने हैं। और जैसे जैसे आप रिवाइज़ करते जाते हैं तो ऑब्वियसली आपके सब्जेक्ट्स भी जल्दी रिवाइज होने लग जाते हैं। तो उसी तरीके से सीआरपीसी, सीपीसी जो मेजर एक्ट्स थे उनके 10 डेज़ के टाइम टेबल होते थे, एंड हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद आई यूज़ टू गिव 1 डे ब्रेक, जिसमें अगर पहले का कुछ छूट गया है तो आई कैन रिवाइज ऑन दैट डे। तो वो मैंने फर्स्ट प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक वही मैंने फॉलो किया है। और सेकेंड चीज़ आई थिंक मेरे लिए नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं बुक से या बैरिक से डायरेक्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं शुरू से नोट्स प्रिपेयर करती थी अपने। नोट्स के लिए मैं आप सबसे कहूँगी कि बैरिक्स के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग डेफिनेटली पूरी बैरिक नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमारे आंसर राइटिंग का पार्ट होना चाहिए तो उन्हें हम सब्सटीट्यूट ना करें और उन्हें हम एज इट इज़ लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब बार बार उन्हीं नोट्स को रिवाइज करते हो तो आप एट द एंड बैरिक की लैंग्वेज लिख ही आते हो मेंस में। तो नोट्स आई विल से आप सब बनाइए और नोट्स में थोड़ा सा स्पेस भी छोड़िए ताकि आपको कभी और कुछ इंपॉर्टेंट पता लगता है तो आप उसे ऐड कर सके हो नोट्स में। नोट्स में आई थिंक लेटेस्ट केस लॉज बहुत ज़रूरी है, या फिर जो लैंडमार्क केसेस है वो बहुत ज़रूरी है, आप ऐड करें। केसेस भी यही है कि इतने सारे होते हैं कि हम लोग नेम्स नहीं याद कर पाते हैं, बट कोई कॉन्सेप्ट हमें पता हो तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। केस नेम्स ऑब्वियसली जो लेटेस्ट है या फिर जो बहुत लैंडमार्क है उनके याद होना ज़रूरी है।
इसके अलावा स्टेज बाय स्टेज चले तो फॉर प्रीलिम्स आई थिंक बैरिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो माइनर बैरिक के वर्ड्स होते हैं हम कई बार मिस कर जाते हैं और वो चीज़ें हमें एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो वैसी डिफ़िकल्टी ना हो इसलिए आप बैरिक को बार बार रिवाइज़ करिए। जो 1 साल की प्रिपरेशन होती है आप जब भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली मेंस की तैयारी साथ में करते हैं, बट आई विल से कि जब प्रीलिम्स आ गया है, डेट आ गई है, तो उसके 1 महीने पहले आप सिर्फ बैरिक पे फोकस करिए। राइटिंग वगैरह सब छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस वो होती रहेगी। प्रीलिम्स के लिए छोटी छोटी चीज़ें, डेज हो गए, फ्रॉम द डेट ऑफ हियरिंग लिखा है, फ्रॉम द डेट ऑफ समन लिखा है, ये सब चीज़ें हमें उस टाइम लगती है कि याद रहती है, बट वो एक्चुअली में इतना प्रॉपरली हमें याद नहीं रहता, तो इट्स बेटर कि उसे हम बार बार देखें। उसके साथ प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू सॉल्व करें। एक एमसीक्यू बुक ले सकते हैं आप, या फिर आपकी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आपको डेली टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड होते हैं तो आप उसे करिए, और जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसे डेफिनेटली उसी दिन पढ़िए और उसे अच्छे से याद करिए, 2 बार रिवाइज़ करिए ताकि आपको याद रहेगा। एक ये भी होता है हमें कि हमें लगता है एक सब्जेक्ट पढ़ा तो हम दूसरा भूल गए हैं पीछे का, तो वो सबके साथ होता है, इंटरव्यू तक भी मेरे साथ हुआ था, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बार बार रिवाइज़ करेंगे, बार बार याद हो जाएगा। बस पढ़ने का बार बार ये बेनिफिट होएगा कि रिवीजन का टाइम आपका छोटा छोटा होता जाएगा और एंड में आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। अब इसके साथ 30 मार्क्स का हमारा लैंग्वेज का भी आता है, हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर, तो अपना जो मीडियम है उसको तो आपको प्रिपेयर करना ही है। उसके साथ साथ आप जो क्रॉस मीडियम आपकी जो भी लैंग्वेज है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, उस पर ध्यान बहुत ज़्यादा दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंग्लिश पे ध्यान मत दीजिए अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो, बिकॉज आई थिंक प्रीलिम्स में मेरे डिलीटेड क्वेश्चन से अपार्ट कहूँ, मैंने वो चेक नहीं किया था बाद में, बट 15 में से आई गॉट 13 इन हिंदी एंड 11 इन इंग्लिश, 2 मेरा इंग्लिश मीडियम था। तो आई से आप ये कॉन्फिडेंस में मत रहिएगा कि इंग्लिश तो हम कर लेंगे, इंग्लिश भी पढ़िए क्योंकि ग्रामर के रूल्स अलग होते हैं, बोलना आसान है बट टेक्निकली ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उस पर फोकस करिए। और लॉ ऑलमोस्ट सबको आता है, तो जो आपको बेनिफिट करेगा वो हिंदी इंग्लिश डेफिनेटली करेगा। इसके बाद मेंस की अगर बात करें तो मेंस ऐसी स्टेज होती है जिसमें सबको बहुत कुछ आता है जो भी सिलेक्टेड है, तो बात आती है प्रेजेंटेशन आप कैसे करेंगे उसकी, क्योंकि नोटबुक में वहाँ पे मेंस की कॉपी में पूरा 3 मार्क्स के लिए भी 1.5 पेज छूटा आता है, तो आप वो 1.5 भरने लग गए तो आपका पेपर डेफिनेटली छूटेगा। तो प्रिसाइज आप कितना लिख सकते हैं अपने आंसर्स को, उस पर फोकस करिए, और कितना जल्दी लिख पा रहे हैं उस पर फोकस करिए। इसके साथ साथ मेंस में जजमेंट राइटिंग और ऑर्डर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अराउंड 20 मार्क्स का दोनों पेपर्स में आता है, तो आप जजमेंट राइटिंग की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फटाफट वहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि कई बार हम जब घर पे जजमेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम प्रॉब्लम के फैक्ट्स नहीं लिखते हैं, बट वहाँ हमें लिखने होते हैं, तो घर पे तो हमारा 20 मिनट्स में हो जाता है और वहाँ हमें 40 मिनट्स लग जाते हैं एक जजमेंट को लिखने में। तो आप स्टार्टिंग से ये हैबिट डालिए कि आप पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं, आपको घर पे लगेगा टाइम वेस्ट है, बट वो एग्ज़ाम वाले दिन पता लगेगा कि ये टाइम वेस्ट नहीं था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा क्रिमिनल में जजमेंट पूरा छूटा है एक 10 मार्क्स का, क्योंकि हमारे साथ चार्ज राइटिंग भी था दोनों में, तो आई कुड फ्रेम ओनली चार्ज इन सेकेंड जजमेंट, एंड जजमेंट नहीं कर पाई थी मैं, इवन दो इतनी प्रैक्टिस थी फिर भी नहीं कर पाई। एक चीज़, मैं शायद सेकंड पेपर इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट पेपर के बाद मैंने फ़ोन खोल लिया था अपना, और शाम को जब डिस्कशन हो रहे थे तो मुझे लगा कि मेरा सिविल का पेपर ख़राब हो गया है, जबकि सिविल में मेरा बहुत अच्छा स्कोर रहा। तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप फ़ोन दूर रखिए एटलीस्ट उन 2 दिन, कोई आंसर आपने गलत कर लिया उसे तो आप सही नहीं कर पाएंगे, तो अगले पेपर पे फोकस करिए, वो बहुत बेटर रहेगा। उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पे फोकस करिए। साथ ही हिंदी इंग्लिश ऐसे इसका अब इतना वाइड स्कोप होता है कि आप ऑब्वियसली इतना सारा नहीं पढ़ सकते हैं, बट आप जो भी कंटेंट पे फोकस करें कि आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, जिन चीज़ों के बारे में पता है उन पे दोबारा मत पढ़िए, जो नई लग रही है उनको ज़्यादा पढ़िए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए क्योंकि एंड में आप रिवाइज ईजिली कर पाएंगे। अदर देन दैट आई थिंक बस मेंस का तो मेन यही है कि आप कितना जल्दी लिख पा रहे हैं और कितना अच्छा लिख पा रहे हैं। उसके बाद इंटरव्यू में आई से कि बहुत सारी गाइडेंस मिली है, तो इंटरव्यू के लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप राजस्थान का जो स्टैटिक जीके है उस पर थोड़ा थोड़ा सा अभी से एटलीस्ट 15 मिनट्स पढ़ने लग जाइए, क्योंकि मेंस में जब हमारे लोकल राजस्थान का भी एक ऐसे आता है, इस बार नहीं आया था बट जनरली आता है, तो वो ओवरनाइट आपको याद नहीं होती, आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ेंगे तो बाद में ईजी हो जाएगा। और इंटरव्यू में भी काफ़ी बच्चों से जीके पूछा जाता है, तो तब आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा इसके लिए, तो ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हैं।
बाकी इंटरव्यू के लिए आपको सर बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे, हमें भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली गई थी। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छा करें और ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करें जैसे हमें मौका मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आयुषी ने बहुत डिटेल में आप लोगों को है वो सारे स्टेजेस की प्रिपरेशन के बारे में बताया और इसको फॉलो करने की भी आवश्यकता है। राजस्थान के जो जीके की बात कही, जो इंटरव्यू में आपके लिए यूज़फुल है, और मेंस का जो आपका ऐसे राइटिंग, उसमें जो रेगुलर क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं अपने ऑफिस में, हिंदी ऐसे के प्रिंट आप ले सकते हैं। लगभग 44 या 45 एसेज तैयार किए हुए पड़े हैं, उसमें से 20+ राजस्थान के, राजस्थान कल्चर पे मिल जाएगा, राजस्थान वो टूरिज्म पे मिल जाएगा, राजस्थान की स्थापत्य कला पे मिल जाएगा, राजस्थान की प्रथाओं पे मिल जाएगा, इवन ये वैसे बहुत सारे लोकल जो टॉपिक्स है राजस्थान से, बाल विवाह पे वो मिल जाएगा। तो वो आपके लिए जो उसमें ऐसे राइटिंग में भी हेल्पफुल होगा, और वो कहीं न कहीं आपको जो है इंटरव्यू में भी है वो हेल्प कर जाएगा। और इवन हमने इंटरव्यू में तो इस बार ऐसा किया था कि सारा मटेरियल ही, जितनी भी चीज़ें जीके में भी एक्सपेक्टेड थी, उन सब की पीडीएफ बना के और एप्लीकेशन में उस स्टडी मटेरियल में डाल दी थी स्टूडेंट्स के लिए। चाहे ये प्रथाएं वगैरह, नाता प्रथा वगैरह, इस तरीके से मोशर जोशर एटसेट्रा थे, ये भी डाल दिए थे हमने। और भी चीज़ें जो जो है वो इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन सारे हमने इंटरव्यू के, जिस सब्जेक्ट में जितने क्वेश्चन बनते हैं इंटरव्यू के, वो सारे टाइप करवा के हमने सारे स्टडी मटेरियल पे डाल दिए। तो सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करवा दिए थे हमने कि ये क्वेश्चन इस सीपीसी में इतने क्वेश्चन ये बन सकते हैं, रेस्ट जुडिकेटा में ऐसे पूछा जाएगा, रेस्ट सब जुडिस में ऐसा पूछा जाएगा, 617 में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 110 पे ऐसा आएगा, 711 पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, 913 पे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, डिस्कवरी पे इस तरीके से पूछा जा सकता है, इश्यूज़ के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एजुकेशन में ये पूछा जा सकता है, पार्टीज़ की डेथ हो गई तो उस कंडीशन में क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड है, माइनर है यदि प्लेंटिव डिफेंडेंट तो उसमें क्या पूछा जाएगा, ऑर्डर के नंबर पूछे जाएंगे, सूट कैसे फाइल होगा ये पूछा जाएगा। देन इंडिजेंट है तो उसमें टेम्प्रेरी इंजंक्शन, उसके कोर्ट कौन कौन से पॉइंट्स हैं उनको देखता है। सभी बातें हमने क्लास में डिटेल से डिस्कस कर दी थी इंटरव्यू के अंदर। तो सारे स्टूडेंट्स को लॉ में तो मुझे नहीं लगता किसी भी पॉइंट पे, और इवन जीके में भी गजराज सर का बहुत बड़ा है वो कंट्रीब्यूशन है वो था। उन्होंने वहाँ से उड़ीसा पोस्टेड थे, तो वहाँ से खूब सारे ऑनलाइन है वो इंटरव्यू लिए, और कंसर्न कैंडिडेट के जो डिस्ट्रिक्ट का जीके था उसमें बहुत एम्फेसाइज किया उन्होंने। और हमने भी है वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के जो जीके कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट से था उसका भी हमने जीके के सारे जो है वो उस पर एप्लीकेशन पे वो अपलोड कर दिया था, ताकि कैंडिडेट को किसी भी तरीके से, किसी एंगल से कोई बुक्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, इस मटेरियल को भी अच्छी तरीके से देख लेगा तो उसका है वो इंटरव्यू है वो अच्छा जा सकता है। और उसका फल भी ये है कि वो बहुत सारे सिलेक्शन अपने वो कोचिंग संस्थान से हुए। आज स्टूडेंट यदि हार्टली थैंक्स देते हैं तो उसका कारण भी वो बहुत सारी मेहनत थी इंटरव्यू के दौरान, जो है पहले दिन से लेके और लास्ट दिन तक 20 को इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो रहे थे, 19 तक हम लोग मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन है वो चला रहे थे, और बाकी लोगों ने तो बहुत जल्दी है वो बंद कर दिया था। और मेंस की क्लास भी 1 महीने में सलट गई थी बाकी सारे कोचिंग्स में, 1 महीने से 1.5 महीने में, 4 महीने तक मेंस की क्लास चलाई थी मैंने, 1 दिसंबर से लेके और 31 मार्च तक, और रोज़ 3 से 4 घंटे, 2 घंटे की तो मैं खुद क्लास लेता था लॉ के क्वेश्चन आंसर की, और 1 घंटे 1.5 घंटे की रोज़ है वो ऐसे राइटिंग की क्लास चलती थी। पहले इंग्लिश ऐसे की चली, फिर हिंदी ऐसे की चली, तो ऐसे करके जो है जजमेंट राइटिंग वगैरह पढ़ाया सबसे पहले मैंने। तो सारे एंगल पे वो बहुत अच्छे से मेहनत करवाई, और उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने। अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं आयुषी और किरण को, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में ये वो कार्य करें। हमें ये मैसेज आए कि आपके स्टूडेंट है वो जुडिशरी में बहुत अच्छा है वो कार्य है वो कर रहे हैं, अच्छे ऑफिसर्स के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, यही है वो हमारी आकांक्षा है। और जो आपके जूनियर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड करना ताकि वो भी है वो अपना जीवन है वो अच्छा बना सके। जिस दौर से आप गुजरे हो उसी दौर से जो नई पीढ़ी है वो भी है वो गुजरेगी, वो भी आपसे है वो एक्सपेक्टेशन चाह रही है कि हमने जैसा आपका मार्गदर्शन किया है वैसा ही आप भी नए स्टूडेंट जब भी कोर्ट टाइम से अदर देन टाइम कोई भी आपसे कैंडिडेट मिलता है तो उसको रेस्पॉन्स देना आप प्रॉपर, और गाइड करना ताकि उनको भी अच्छा लगे कि हमारा जीवन बनाने के अंदर है वो इनका कुछ कंट्रीब्यूशन या योगदान है।